नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, शायद हो सकता है कि थोड़ी नेट का प्रॉब्लम हो, लेकिन आज हमारी ये क्लास हमें आपके लिए स्पेशल लेना है, क्योंकि अधिकांश बच्चों का एक प्रॉब्लम रहता है कि सर रिएक्शन हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं कहूँगा रिएक्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं, हमने उसे बना दिया है। रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं को आसान बनाने के लिए हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। रिएक्शन को अच्छे से बना सकें, रिएक्शन याद रख सकें, रिएक्शन बना सकें, रिएक्शन याद रख सकें, रिएक्शन बना सकें, रिएक्शन याद रख सकें, यानी दो बातें हमें रिएक्शन क्या याद करना चाहिए, कुछ बातें याद रखना चाहिए। क्या हमें रिएक्शन सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए। क्या हम रिएक्शन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे गणित में होता है ना, मैथमेटिक्स में होता है ना, कि कुछ चीज़ों को याद करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है, कुछ चीज़ों पे प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती है, एक तरह का गणित। यानी अर्थ हुआ कि कुछ समझें, कुछ सीखें, तभी जा करके हमारा रिएक्शन बनेगा, हमसे रासायनिक अभिक्रियाएं बन पाएंगी। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों को समझें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कुछ बातें जो आपके लिए ज़रूरी है रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए, इनके बारे में बात करता हूँ। यानी रिएक्शन, आपको क्या पिक्चर पूरी साफ साफ दिखाई दे रही कि नहीं, वो मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा हो तो भले ये क्लास हम बाद में ले लेंगे, किसी दिन ले लेंगे। अगर प्रॉब्लम आ रहा हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कि चलिए एक बार बना देते हैं, एक बार क्लास ले लेते हैं। अगर नेट का प्रॉब्लम हो तो बाद में इस वीडियो को आपको वीडियो लोड कर दूंगा, जिससे आप उन्हें बड़े आराम से अच्छे से देख सकेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं रिएक्शन की। रासायनिक अभिक्रियाओं को अगर आपको बनाना है तो कुछ स्टेप्स जानना पड़ता है। मैंने कहा ना, रासायनिक अभिक्रियाओं को सीखना पड़ेगा, तब जाकर के वो आपके लिए आसान होगा। जैसे मैथमेटिक्स यानी गणित को सीखना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरह से। तो इसमें क्या करना चाहिए, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो है, हमें फिलहाल वही बात बोलूँगा कि किन बातों का जानकारी रखना चाहिए। रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया के लिए किन बातों की ज़रूरत है। रिएक्शन के लिए पहली बात है कि तत्व के बारे में जानकारी हो, दूसरी बात है यौगिक के बारे में जानकारी हो, तीसरी बात है संयोजकता के बारे में जानकारी हो, और चौथी बात है संरचना सूत्र के बारे में जानकारी हो। तो रासायनिक अभिक्रिया बना पाना हमारे लिए आसान होता है। फिर उसके कॉन्सेप्ट यानी संकल्पनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये क्या है, कैसे हम इनको समझ पाएंगे, ज़रा हम इस पे बात करते हैं। तत्व, जो कि आवर्त सारणी में आपको देखने को मिलता है कि इतने तत्व हैं, इस प्रकार से तत्व हैं, इन तत्वों को हमें याद रखना पड़ेगा। आवर्त सारणी को याद रखना पड़ेगा, और साथ में ये जानकारी रहनी चाहिए आपके पास कि ये प्रथम वर्ग है, ये द्वितीय वर्ग है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18वां वर्ग है। ये 18 वर्ग है। इन 18 वर्गों में आप देख रहे हो कि इन वर्गों में जो पाए जाने वाले तत्व होते हैं, उनकी अपनी एक तरह की विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं को ध्यान में रखना होगा। जैसे प्रथम वर्ग में जो तत्व होते हैं, उनकी संयोजकता +1, इसकी +2। इसी तरह से ये +3, +4, +5, +6, +7 एंड +8 ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या दर्शा सकती हैं? बिल्कुल नहीं। इसको थोड़ा समझेंगे तो कुछ ऐसा समझेंगे कि भाई 3, 4 तक तो बिल्कुल आराम से वही रहेगा, लेकिन 4 के बाद हमारा फिर से 3 होना शुरू हो जाएगा, जो कि माइनस में जाएगा, -2, -1 एंड 0। तो ये संयोजकताएं हैं जो माइनस प्लस में लिखा गया है, जिसको ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +3 है सारे तत्वों की। डी ब्लॉक तत्वों में परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं।
जिसमें हम ध्यान देंगे कि जैसे स्कैंडियम का +3 ऑक्सीकरण संख्याएं होती हैं, इसका +2 +4 ऑक्सीकरण संख्याएं होता है, क्रोमियम का +3 और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। Mn का +2 कॉमन है, इसका +2 +3 कॉमन है, इसका +3 कॉमन है। तो इसी तरह से इसका +1 और +2 कॉमन है, इसका +2 होता है। तो सिल्वर का +1, पैलेडियम का +2 और +4, तो गोल्ड का +3। जो मुख्य तौर पे पाया जाता है सिल्वर का +1 एंड +2 होता है, कैडमियम का +2 होगा। तो जिनका भी हो सके कुछ कुछ तत्वों का हमें यहाँ पर जो डबल टाइप का होता है उसे याद रखना पड़ता है। ऑक्सीकरण संख्याएं या संयोजकताएं याद होंगी तब हमारे लिए आसान हो पाएगा इन बातों को कर पाना, यानी कि रिएक्शन कर पाना। तो इनके बारे में बात करता हूँ, चलिए देखते चलें, आगे बढ़ते चलें। तो जिनका जिनका मैंने ऑक्सीकरण संख्या बताए हैं, ये बिल्कुल अभी साफ ना दिख रहा हो तो भी हम अभी फ़िलहाल जानकारी के तौर पे रखिए कि किनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकती है। अब मैं इसको ज़रूरत के हिसाब से आपको बताते जाऊंगा, इसका उपयोग बताते जाऊंगा। देखिए इसमें शायद साफ दिख रहा हो, तो जैसे भी हो, चाहे इस पेरियोडिक टेबल में बात करें या इसमें, ये मुख्य तौर पे ये कुछ जनरल जानकारियाँ हैं। इन्हीं का हम हद से ज़्यादा उपयोग करते हैं रिएक्शन के टाइम पे। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थ की आपस में रिएक्शन होने से एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के आपस में प्रतिक्रिया से नए पदार्थों का निर्माण होता है। अब इसको कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि मैंने ये सोचा कि अगर हम इसको सिंपल भाषा में अगर बात करें, जैसे मैंने जल में, पानी में मैंने सोडियम धातु मिलाया, हम यहाँ पर सोडियम धातु मिलाया। अब ये सोच लो जल पानी है, पानी मैंने सोडियम धातु डाला तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ें यहाँ पर होने वाला है। वो ये है कि ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बनाएगा हाइड्रोजन गैस। अब ये तो कहना है कि इसको, यही एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसको हमने किस में दर्शाया? शब्दों में दर्शाया। यानी कि हमने कहा अब इसको वाक्यों में बोलेंगे, यानी हुआ क्या होगा? पानी लिया मैंने, पानी में सोडियम धातु डाला, जैसे सोडियम धातु डालता हूं वो बनाने लगता है, रिएक्शन करने लगता है, आपस में कुछ नए पदार्थों का निर्माण करने लगता है, जिसमें दो तरह के पदार्थ का निर्माण होता है। एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा बनाता है हाइड्रोजन गैस। ये बोलने का तरीका है, लेकिन इनको संकेतों में लिखें तो क्या होगा? जल होता है H2O, सोडियम धातु होता है Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, और इसी तरह से हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन गैस होता है H2। तब इसको मैंने क्या लिखा कि पानी में Na मिलाया तो बन गया NaOH, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन गैस निकला। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें और बनती हैं, जैसे यहाँ पर काफ़ी ऊष्मा मिलती है, यानी कि गर्मी मिलता है, ताप मिलता है, और साथ में प्रकाश भी मिलता है, ये इस रूप में। तो हम यहाँ पर चाहें तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ऊर्जा या ऊष्मा, ऊष्मा तथा प्रकाश, ये भी लिख सकते हैं। नहीं लिखना चाहते हैं मत लिखिए, कोई परेशानी नहीं है, मत लिखिए। हम ऊर्जा के उस रूप को दर्शाना चाहते हैं तो दर्शा सकते हैं, उसकी वैल्यू को दर्शाना चाहते हैं तो दर्शा सकते हैं। यह ऊष्माक्षेपी क्रिया है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है। तो ये एक समस्या है, ठीक है। तो यहां ये
अब बात क्या कर रहे थे हम लोग कि यहाँ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, मैंने समस्या शब्द का उपयोग क्यों किया मैं बताना चाहूँगा कि होता ये है कि जब ये प्रक्रियाएं जब हो रही हैं तो कई बच्चे इसको सोचते हैं कि यार बहुत भयानक चीज़ हो रहा होगा, बड़ी चीज़ हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जैसे एक सिंपल सा बात करते हैं, बोलते हैं कोयला जलकर मतलब पानी कर नहीं ना, जल यानी हाँ जलना बर्न होना, जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और काफी मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश मुक्त करता है। ऐसा अगर समझें तो ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कोयला अब जलता कैसे है, बिना ऑक्सीजन को तो जलेगा नहीं, तो कार्बन और ऑक्सीजन गैस, बस यही बात है बेटा, छोटी छोटी बात है। कोयला ऑक्सीजन गैस मिलते हैं और एक ये तीर का निशान क्यों है, ये दोनों मिले तो ये दोनों बने। तो जब मिल रहे थे तो ये था, पहले हमने जो लिया था ये था, बन गया ये, वही बात यहां पे है। कोयला ऑक्सीजन कहां से आएगा, वायु से आएगा, यानी कि हवा से आएगा, एयर से आएगा। तो कोयला ऑक्सीजन मिले और बन जाता है एक नई चीज। अब मैं संकेतों में नहीं लिख रहा हूं ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना और काफी मात्रा में ऊष्मा निकला। इस तरह से अभिक्रियाएं होने लगी। इन्हीं चीजों को हमको आगे समझते हुए आगे बढ़ना है। तो क्या क्या मिला, अब इसको संकेतों में लिखेंगे। तो कोयला होता है कार्बन, ऑक्सीजन होता है O2, और ये दोनों मिले बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और काफी मात्रा में ऊष्मा मिला। ये छोटी सी बात हमारा रिएक्शन को समझने में मदद करती है। लेकिन ये सब हो कैसे रहा है कि कार्बन 1 2 ऑक्सीजन मिलकर के CO2 बना, यहां पर H2O, ये ऐसे कैसे बना, इसको कैसे संतुलित करेंगे, ये अगले स्टेप का काम है, पहला काम नहीं है, ये अगला स्तर है, ये पहला स्तर नहीं है, अगला स्तर है। बात समझ में आ रही है? तो ये सबसे पहले समझना है कि रिएक्शंस होते क्या हैं, और रिएक्शन अगर आपको समझ में आ रहा है तो अगले स्टेप में हम समझाएंगे कि रिएक्शन को कैसे बनाएं, कैसे सॉल्व करें। तो अगर पहला कदम है कि जो व्यवहार है, जो प्रकृति है, जो प्रयोग है, जो घटनाएं हैं, उनको प्रदर्शित करना हमको समझे, घटनाएं समझ में आती है तो हम उसको प्रदर्शित करने की तरफ जा सकेंगे। हम ये सोच रहे हैं कि भाई ये कार्बन और ये दोनों मिलकर के ऐसा हो रहा है, तो इसका मीनिंग नहीं जानते तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये समझना ज़रूरी है। इनको जब समझते हैं तो हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। तो कुछ सिंपल रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल बात करूँगा, रिएक्शन के प्रकार कितने होते हैं। तो भाई एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, योगात्मक अभिक्रिया होता है। मैंने क्या कहा, तो ये सब में मैं भी नहीं जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर उन सब में जब जाओगे तो वो अगला स्तर होगा, यानी अब वो पढ़ाई का एक लेवल होता है ना। जिसको एग्जाम में पूछते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं, तो आप बताओगे रासायनिक अभिक्रियाएँ कुछ एक प्रकार का, जैसे मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, या कुछ लोग 4 प्रकार का भी लिखते हैं, तो और कुछ लोग 5 प्रकार का भी लिखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, तो वैसे तो होते हैं 5 प्रकार के। जैसे पहला प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, दूसरा है योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, तीसरा है विलोपन अभिक्रिया। तो ये आपने समझे कि 3 प्रकार की अभिक्रियाएं मुख्य रूप से समझ गए। फिर होता है पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं, आणविक अभिक्रियाएं, इस तरह के कई तरह के नाम देते हैं। तो वो तब जानेंगे जब हम रिएक्शन को समझने आना चाहिए, रिएक्शन को एक लेवल तक हम रिएक्शन तक पहुंच जाएं, यानी पहला कदम आगे बढ़ जाएं। जब हमारा पहला कदम आगे बढ़ जाएगा ना, तो अगला कदम आगे बढ़ने में किसी तरह का कोई डर पैदा नहीं होगा। इसीलिए इन बातों को आपको समझाया जा रहा है कि रिएक्शन ये है, जल का सोडियम से क्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनना। अब हम उसको समीकरण, उस रिएक्शन, ये क्या चीज़ है बेटा, अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है।
ये क्या चीज है? ये है अभिक्रिया का समीकरण, अभिक्रिया समीकरण। बात समझना है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये अभिक्रिया, अभिक्रिया नहीं है, हम जो अभिक्रिया हो रहा होता है उसको प्रदर्शित करना, ये भी अभिक्रिया के प्रकार का समीकरण ही है। लेकिन अभिक्रिया जैसे मैं यहां पर बोलूंगा, अभिक्रिया यह है कि मैं कार्बन को जलाता हूं, कार्बन जलने लगता है, आग निकलने लगती, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो रिएक्शन है। लेकिन जो प्रदर्शित मैं दर्शा रहा हूं, यानी मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई इस तरह की घटनाएं हो रही, इसको रिएक्शन कहते हैं, तो ये मैंने वाक्य में लिखा, यानी कि रिएक्शन हुआ। लेकिन उस रिएक्शन को मैंने प्रदर्शित किया, ये समीकरण है, ये भी समीकरण है। यानी रिएक्शन क्या हुआ, जरा मैं यहां पर लिखता हूं, ये समीकरण है, ये दोनों समीकरण है। ये शब्दों में लिखा हुआ समीकरण हुआ, ये समीकरण है, और ये भी समीकरण है। ये अभिक्रिया क्या हुआ, जल में सोडियम धातु डालने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये रिएक्शन है भाई। तो रिएक्शन को हम बता रहे हैं कि ऐसा होता है। इसी छोटी छोटी बातों को हमको समझना है कि रिएक्शन क्या होता है और उसको समीकरण क्या होता है, ये छोटी सी बात है। अब सवाल आता है कि सर किसी रिएक्शन को हम कैसे बना सकते हैं, या जैसे यहां पर है कि मैंने सोडियम को पानी के साथ रिएक्शन कराया, तो यहां पर यही NaOH ही बनेगा और H2O बनेगा। हम कैसे बता सकते हैं? इसके लिए कुछ बातों का हमें शुरुआती तौर पे जानकारी रखना चाहिए, इनको समझना चाहिए हमको। ये आवर्त सारणी को समझना होगा। किसको? आवर्त सारणी को समझना होगा। ये आवर्त सारणी को समझना होगा। आवर्त सारणी को समझना मतलब तत्वों को समझना होगा। तत्वों को कैसे समझेंगे? प्रथम वर्ग के जितने भी तत्व हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, यानी कि संयोजकता +1 होता है। सीधा सिंपल तरीका बता रहा हूं। इसी तरह से दूसरे का +2, इस तरह से +3, +4, -3, -2, -1, 0 संयोजकताओं के बेस पर। अब इन्हीं संयोजकताओं को आधार मानते हुए हमें बात करना होगा कि भाई सिंपल एक बात समझना है कि सिंपल कुछ रिएक्शन को समझें। जैसे हम बात करें कि सोडियम की मैं क्लोरीन से क्रिया कराऊंगा तो क्या बनेगा, सोडियम का मैं ऑक्सीजन से क्रिया कराऊंगा तो क्या बनेगा, सोडियम का मैं नाइट्रोजन से क्रिया कराऊंगा तो क्या बनेगा। ये छोटी छोटी अभिक्रियाओं से जब स्टार्ट करेंगे बातों को तो बात समझ में आने लगेगी। मैंने यहां पर बताना शुरू किया है, यहां पर इस जगह पर, कि देखिए मैंने सोडियम के बारे में बात किया, सोडियम के बारे में जानकारी रखी, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बारे में जानकारी। तो यहां पर अगर आप आवर्त सारणी याद कर लेते हो तो पूरी डायरेक्ट जानकारी मिलती है। सोडियम है बेटा यहां पे, सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, यानी संयोजकता +1 है। ऑक्सीजन का -2 है, देखें, नाइट्रोजन का -3 है और क्लोरीन का -1 है। ये छोटी सी बात आपको रिएक्शन बनाने में मदद करा देगा। देखें कैसे, देखें क्या क्या हमने समझा। यहां पे हमने जाना था कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, क्लोरीन का हमने देखा था -1, ऑक्सीजन का -2, नाइट्रोजन का -3। यानी आवर्त सारणी याद रखना है और उस आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को एकदम इकट्ठे याद हो जाते हैं। क्या इकट्ठे याद हो जाते हैं भैया? कि भैया पहले वर्ग का +1, फिर दूसरे वर्ग का +2, फिर इसके बाद आता है 13वां वर्ग, यानी कि इसको 3A वर्ग कहते हैं, इसका +3, फिर +4 प्लस, यहां से नहीं, इसका अपना अलग तरीका है ना। तो इसको देखिए +4 -3 -2 -1 ऐसे, यानी 1 2 3 4 4 1 2 3 4 3 2 1 0। पहले शुरुआत का पॉजिटिव, बाद वाले का निगेटिव। ये सिंपल एक तरीका है रिएक्शन को समझ पाने के लिए। रिएक्शन की डिटेलिंग और बहुत एडवांस फॉर्म में जाएंगे भाई। पहले शुरुआत, जिसको बताते हैं ना, बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे को आता ही नहीं है, मैं हाथ पैर पकड़ के बैठ गया हूं, तो वैसी कंडीशन से हमें आपको उठाना है। तो इसलिए आपको ये कह रहे हैं कि आप ये याद रख लीजिएगा। आवर्त सारणी जिन बच्चों को भी याद नहीं है उनको मैं बोलता हूं कि भैया मेरे 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री देखिए, आवर्त सारणी याद हो जाएगा।
तो ये कम से कम करिए। तो यहां पर हमने समझा कि ये वाली बात इस क्वेश्चन को बनाने की बात आता है। तो हमने समझा कि प्रथम वर्ग का तत्व है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगा भैया +1 और इसका कितना होगा -1। कुछ नहीं करना भैया, यहां पर जो एक, यहां पर देखिए ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये इनके साथ, तो ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना सकता है? सिंपल सा जवाब है कि ये जो संख्या है ना, इसके लिए अच्छा प्लस और माइनस है, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। सीधा सा मतलब प्लस और माइनस है मतलब दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब जुड़ने के बाद क्या है, Na कितना रहेगा, क्लोरीन कितना रहेगा, तो देखने क्लोरीन पर संयोजकता कितनी, 1 है, तो Na 1 होगा, ये इधर आ जाएगा, 1 हो गया। अब सोडियम क्लोरीन कितना रहेगा, तो ये सोडियम कितना होगा, 1 हो गया। और क्लोरीन कितना रहेगा, तो सोडियम की संयोजकताओं को देखिए कितना है, +1, यानी कि ये 1 हो गया। तो ये दोनों 1 हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से सब बनेगा। अब बताओ, सोडियम का तो +1 है बेटा और ऑक्सीजन का -2 है। तो फिलहाल प्लस और माइनस जुड़ते हैं, मैंने बोला था, तो सोडियम प्लस है और ऑक्सीजन माइनस से जुड़ गया। सोडियम पर 1 है तो ये ऑक्सीजन 1 हो गया, और ऑक्सीजन पर ये संख्या 2 है, ये 2 इस जगह पर 2 था ना, तो ये ऑक्सीकरण संख्या यहां पर ये 2 आ गया, यानी ये नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया दूसरे के। इसी तरह से ये इसी तरह से बनेगा। अब ये भाई यहां पर देखो, इसका +1 होता है, इसका -3 होता है। दो जो आवर्त सारणी याद करने से क्लियर हो जाता है। तो ये 3 ये 2, जैसे कि आपको बताया था मैंने सूत्रों का निर्माण कैसे करना है, यौगिकों का फॉर्मूला कैसे बनाना है, बिल्कुल रिएक्शन बनाना भी उसी का एक क्रम है, उसी का एक अगला स्टेप है ना, रिएक्शन बनाना। तो क्या हुआ देखो, अब क्या बताओगे, बोलो। Na कितना होगा, Na कितने होगा, ये सोडियम, इसकी संयोजकता 3 है तो ये 3 हो गया। और सोडियम कितना होगा, अच्छा सुनिए, N कितना होगा, सोडियम की संयोजकता 1 है। ये सब हो गया, उसके बाद फाइनल करते हैं। चलिए इसको संतुलित कर लेते हैं। चलिए अब मैं पहले वाले को संतुलित करूंगा। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, सोडियम को आप Na लिखते हो, जबकि क्लोरीन को Cl2 गैस के रूप में लिखा होता है। आपको इतना जानकारी होना चाहिए, कुछ चीज़ें कुछ गैसें होती हैं, उसको हम O2 के, जैसे ऑक्सीजन है O2 लिखते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब ट्वाइस होता है, एंड नाइट्रोजन भी N2 होता है। दो परमाणु मिलकर के एक अणु बनाते हैं। तो वो इस तरह का अगर फॉर्मूला मिल गया, मान लीजिए ऐसा लिखा है, इसका क्या बनेगा, तो क्या है। अब यहाँ पर ये सोचना है कि भाई यही सोचना है कि ये सोडियम है, ये क्लोरीन है। इसको नहीं देखने जगह पे नंबर कितना, ये सब मत देखें। आप अपना दिमाग लगाना कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है और क्लोरीन कितनी है। संयोजकता का -1 और सोडियम का 1, तो +1, तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। इसका सीधा मतलब है सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़ेंगे, तो ये क्लोरीन का 1 हो गया। क्लोरीन की संयोजकता 1 है तो सोडियम 1 है, सोडियम की संयोजकता 1 है तो क्लोरीन 1 है। बस इतनी छोटी सी बात को हमको लिखना है। अब ये NaCl बना रहे, बिल्कुल यहां पर आप NaCl लिख दीजिए, हो गया। अब NaCl तो लिख दिए, क्या समीकरण संतुलित है? आप बोलोगे सर इधर सोडियम 1 है, इधर सोडियम 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है। क्या करेंगे? ये संतुलित करने की क्रिया है। तो वो अलग बात है संतुलित करना, मैंने कहा तो रिएक्शन बनाना पहले आना चाहिए। अगर वहां पे अगर आप नहीं कर पाए तो हर स्टेप को अलग अलग करते हुए जाना है, तो पहले रिएक्शन बनाना सीखिए। रिएक्शन बनाने में आपकी महारत हासिल हो गई तो आप अगला स्टेप बढ़ाइए, वो है संतुलित करना सीखिए। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले मैं कह रहा था कि कुछ रिएक्शन और एग्जांपल कराता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो ये अगला स्टेप है ना, तो संतुलित करना है। तो चल दिखा देता हूं। जैसे ये 2 है तो इसको 2 करने के लिए यहां पर 2 नहीं लिख दीजिएगा, नहीं तो NaCl2 हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, तो यहां पर सामने ही लगा देना यौगिक के, 2 हो गया। फिर लफड़े हो गए कि सोडियम भी 2 हो गया इधर, तो इसको 2 करने के लिए 2, तो जो नया नंबर लगाते हैं वो सामने लगे, स्टैक्योमेट्रिक गुणांक कहते हैं। चलो अब मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ काम करवाना शुरू करूंगा, इसलिए हड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि तब जब तक आप हड़बड़ाएंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए पहला कदम होगा कुछ एग्जाम्पल मैं आपको रिएक्शन के लिए बता रहा हूं, वो रिएक्शन पहले कर लो, फिर देखना आप रिएक्शन कैसे बनानी नहीं आएगा, बड़ी बड़ी रिएक्शन बनाने आ जाएगा। लेकिन शुरुआत यहां से करना है, और एडवांस जब कोर्स की पढ़ाई शुरू करोगे, यानी पूरी पढ़ाई को आगे बढ़ाओगे, तब एडवांस पार्ट में जाओगे। अभी से एडवांस जाने की कोशिश करोगे तो खतरे में पड़ जाओगे, इसलिए एडवांस में शुरू में नहीं जाने का। चलिए बात करते हैं कुछ और बरकरार हूं मैं। देखिए सोडियम के साथ मैंने लिखा, अगला रिएक्शन में बोलूं, मैग्नीशियम की क्रिया क्लोरीन से कराता हूं।
मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराता हूँ, मैग्नीशियम की क्रिया नाइट्रोजन से कराता हूँ, तो क्या होगा? ये पहले छोटी छोटी बातों को करके तो देखिए एक बार, अगर ये कर लिए तो फिर आसान हो जाएगा। बोलो, फिर वही काम करूंगा जैसे मैंने यहां पे करके दिखाया था, लेकिन ये बेटा ये सब मिटा देना, गंदा दिखता है, लेकिन क्या किया था वो बताने के लिए मैंने ऐसे किया। यहां पर कैसे होगा जरा देखियो तो, इनको क्रिया से क्या बनना है जरा ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम है कहां बेटा, देखो तो मैग्नीशियम है इस जगह पे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना है? +2। तो इसमें मतलब आवर्त सारणी आपको बहुत हेल्प करता है, या फिर याद रखना पड़ेगा, या फिर कोई भी चीज़, या तो तत्वों की संयोजकता याद रखना पड़ेगा, या फिर आवर्त सारणी याद रखना पड़ेगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर संयोजकता ज्ञात करो। तो संयोजकता ज्ञात करने के कई तरीके होते हैं, बस रिएक्शन, हर बात के लिए कुछ बेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे रिएक्शन करना है तो आपको आवर्त सारणी याद रखना पड़ेगा, आपको रिएक्शन बनाने हैं तो संयोजकता याद रखना पड़ेगा। मैंने बताया ना अभी, कहाँ पे लिखा था, ये देखो, रिएक्शन के लिए ज़रूरी है तत्व याद हो, यौगिक समझ में आना चाहिए, और संयोजकता पता होना चाहिए, संरचना सूत्र पता होना चाहिए, तब रिएक्शन की तरफ जाते हैं। यानी पहला बेसिक चीज़ आपके पास ये है, तत्व यानी कि आवर्त सारणी याद हो, आवर्त सारणी के साथ संयोजकताएं याद हो, यौगिक बनाने आने चाहिए, इसी तरह से संरचना सूत्र बनाने आना चाहिए, संयोजकताएं। तो ये सारी बातों का एक मेल होता है, तब एक अगला स्टेप होता है रिएक्शन की तरफ बढ़े। जब रिएक्शन का बेसिक कवर हो जाए तो फिर कोर्स की तरफ बढ़े। और जैसे कि आप सबको पता है 16 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो जब 16 तारीख को क्लास स्टार्ट हो रहा है तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, इतनी समझ आप में होनी चाहिए। फिलहाल बात करते हैं सोडियम, मैग्नीशियम के बारे में पता चला है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ +2, तो ये +2 होगा। क्लोरीन का -1 है। अब क्या बनेगा, 2 इधर चला गया, 1 इधर चला गया, तो क्या बनेगा बेटा, MgCl2। फिर बात करते हैं मैग्नीशियम का, होता है +2, इसका भी -2, तो देखो ये +2 है, वो -2 है, क्या बनना है, दो इधर चला गया, 2 इधर आ गया, तो 2 2 हो गया। दोनों के बीच अनुपात यानी 2/2 यानी कितना हुआ है, 2 एकम 2 2 एकम 1 1, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1:1, यानी कि 2 एकम 2 2 एकम 2 1 1 बचा। तो मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 1 है। समझ में आई बातें। इसी तरह से इस जगह पर चलें तो वही है, अगर कट जाए तो काट दो, भाग दिया जाए तो भाग दे दो, सरल रूप में लिख दो। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है प्लस, और नाइट्रोजन का -3 है, तो 2 इधर 3 इधर, तो क्या मिलेगा बेटा, 2N3। सॉरी गलत लिख दिया मैंने, Mg3N2। ये इस तरह से। अभी समीकरण संतुलित नहीं किए हमने, आपको पहले बता देते हैं। संतुलित करना अगला चरण है, क्योंकि हर चरण को एक साथ बता दूंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए पढ़ाई में, ये बहुत ज़रूरी है। चलते हैं, फिर बात आता है एल्यूमिनियम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ होगा तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम का रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ होगा तो क्या बनेगा। अब सीधा सीधा आपको समझ में आ गया होगा मुझे क्या करना चाहिए, ये आप समझ रहे हो ना, आपको क्या करना चाहिए, समझ रहे हो ना, बस वही करिए जो आप सोच रहे हो। अब क्या करना चाहिए, तो रिएक्शन का पहला कदम यही है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है +3 +3 +3, क्लोरीन का -1, ऑक्सीजन का -2, ये -3, सीधा सा मतलब है AlCl3, समझ में आ गया होगा, Al2O3, अच्छा अब ये 3 इधर आया 3 इधर आया, 3 एकम 3 3 एकम 3, यानी कि Aln। ये छोटी सी बात पकड़ लीजिए, बहुत सारे बच्चों में मैंने ये देखा है ये कहते हुए, या बहुत सारे पेरेंट्स में कहते देखा मैंने, बहुत सारे लोगों में ये देखा मैंने कि बोलते हैं कि सर ऑनलाइन खराब है। अरे भाई साहब, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो ऑनलाइन से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बच्चे अगर ऑनलाइन में पढ़े तो उसको बहुत हाई मतलब बोलूंगा, ऐसे बच्चे जिनको कुछ भी नहीं आता है और पढ़ने की बड़ी इच्छा है, या वैसे बच्चे जो बहुत होशियार है, बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए तो ऑनलाइन बहुत बेहतर है। क्यों, क्योंकि ये इनको सीखने का बढ़िया माध्यम और बहुत बढ़िया जगह मिल जाती है। लेकिन अगर वो बच्चा पढ़ने वाला ही नहीं है तो चाहे ऑफलाइन में डालिए, ऑनलाइन में डालिए, चाहे बहुत बेहतर क्लास में डालिए, कहीं भी डालिए, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आपको सक्सेस होना है तो सोचिए
आपको बढ़िया क्लास मिल रहा है और उस बढ़िया क्लास का बढ़िया उपयोग करेंगे आप। तो अच्छा उपयोग करने के लिए ज़रूरी है कि इस बात को समझें। मैंने यहाँ पर जो रिएक्शन कराया है, इस तरह के रिएक्शन का पहला तरीका होता है, ये सिंपल तरीके। अब इसी रिएक्शन को थोड़ा सा मैं अपने एक रूप में लिखता हूँ, तो आप इसको बनाने की कोशिश करिए। Na की रिएक्शन Cl2 के साथ, फिर इसका संतुलित भी करेंगे। Na का रिएक्शन O2 के साथ, Na का रिएक्शन N2 के साथ करा रहे। ये सब गैस है, इसी रूप में मिलता है। ऑक्सीजन, मैं बोलूंगा ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, ऑक्सीजन अणु सूत्र क्या है, या ऑक्सीजन गैस को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो आप बोलोगे सर O2, क्लोरीन Cl2, नाइट्रोजन N2, सल्फर S8 के रूप में होता है, फास्फोरस P4 के रूप में होता है। तो इस रूप में हमें लिखना ही पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहीं पे कहता हूं कि सोडियम की रिएक्शन करा रहा हूं S से, तो S8 लिखूंगा सल्फर के साथ। सोडियम की क्रिया में करा रहा हूं फास्फोरस के साथ, तो P4 लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा। तो रिएक्शन क्या होगा और उसको आगे कैसे बढ़ाएं, जरा देखते हैं। पहली बात तो यही समझना है कि सबकी संयोजकता कितनी है, मैं लिख देता हूं। सोडियम का सारे बच्चों को पता है +1, इसको मिटा दूंगा ना थोड़ी देर बाद, +1 N+1। क्लोरीन का होता है -1, अच्छा -2 ऑक्सीजन का, इसका -3 होता है। सल्फर का -2 और फास्फोरस का -3। देख लो सल्फर का कहां पे है, सल्फर कहां पे है हमारे पास, सल्फर है, देखिए सल्फर है यहां पर ऑक्सीजन के नीचे, तो ऑक्सीजन -1 है तो सल्फर भी -2 है, तो -2 हो गया। ठीक है, फास्फोरस कहां पे, यहां पर फास्फोरस है, नाइट्रोजन का -3, तो इसको भी -3 मैंने लिखा। तो ये शुरुआत की बात हो रही है। अब इसी बात को लगाते हैं। इस आधार पर, इस संयोजकता के आधार पर सोडियम पर 1 आएगा और क्लोरीन पर भी 1 आएगा, क्योंकि ये एक है क्लोरीन Cl का। परमाणु के साथ बंधन की सोचिएगा, परमाणु के साथ है रिएक्शन, अणु के साथ नहीं होती रिएक्शन। अणु रिएक्शन करती पर मूल रूप से अणु टूटता है, क्लोरीन टूट जाएगा तब जाकर रिएक्शन करेगा। ऐसा नहीं कि Cl2 रिएक्शन करने के लिए चला जाएगा, वो टूटता है। तो Cl2 जो है वो एक्चुअली 2 Cl से बना है, टूटेगा तो क्या बनेगा, Cl और Cl बनेगा। ये बात समझना होगा। तो ये कब समझ में आएगा, जब हम रिएक्शन करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। जैसे गणित को करते करते प्रैक्टिस करते रहते हैं ना। बहुत सारे गणित वाले बच्चों में ये कहता है कि सर मैं केमिस्ट्री को 1 घंटा आधे घंटे पढ़ता हूँ, और फिजिक्स को भी 1 घंटे आधे घंटे पढ़ता हूँ, या 1 घंटे पढ़ लूँगा, 1.5 घंटे पढ़ लूँगा। मैथ्स के लिए सर ज़्यादा समय देना पड़ता है, 4-4 5-5 घंटे पढ़ता हूँ। बेटा अगर आपकी क्षमता मैथ्स को 4 घंटे की पढ़ने की है ना, यानी 4 घंटे पढ़ने पर ही मैथ्स उस लेवल पर पहुंच पाता है जिस लेवल पे आप ले जाना चाहते हो ना, तो केमिस्ट्री को भी उतनी ही जरूरत पड़ेगी, उतनी ही केमिस्ट्री के लिए, उतनी ही फिजिक्स के लिए। लेकिन अगर मैथ्स को 1 घंटे में सीख लेते हो ना, तो केमिस्ट्री को भी 1 घंटे में सीखा जा सकता है। आपने क्या कर दिया, असंतुलित कर दिया। यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के लिए आप देखें मैंने टाइम कैसे निकाले। मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकाले, फिजिक्स के लिए थोड़ा कम निकाले, और केमिस्ट्री के लिए और भी कम ही निकाले। कहां से सक्सेस मिलेगा? आपको तीनों के लिए समय जो है ना बराबर देना पड़ेगा, तब आप जा करके मैथ्स में भी बेहतर होंगे, केमिस्ट्री में भी बेहतर होंगे, फिजिक्स में भी बेहतर होंगे। यह बात आपको सोचना पड़ेगा। चलो हम बात कर रहे थे यहां पे, तो हमने समझा। अब रिएक्शन की बात करते हैं। ये बना, बाद में संतुलित करेंगे, पहले एक काम कर लेते हैं। फिर Na2O बनेगा, क्योंकि ये 2 इधर आ गया। यहां पर देखें Na3N बनेगा, क्योंकि 3 इधर आया, 1 इधर आया। इसमें देखें सल्फर में Na2S बनेगा, और यहां पे क्या बनेगा, Na3P, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो ये रिएक्शन के एक टाइप को समझ रहे हैं, शुरुआत को समझ रहे हैं। किसी भी 2 तत्वों की रिएक्शन, यहां पे आप किसी भी 2 तत्वों को पकड़िए और रिएक्शन करें, जिसकी संयोजकता आपको पता है। रिएक्शन कराते जाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। कोई जरूरी थोड़ी कि कोई टीचर हाथ पकड़ा के करे आपके लिए। मतलब जिसका पता है, जैसे कैल्शियम का पता है, तो आपने कैल्शियम की संयोजकता 2 है, आपको इधर से कुछ माइनस वाला उठा लिए, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव उठा के कर सकते हो, नेगेटिव वाला उठा के कर सकते हो। पॉजिटिव वाला रिएक्शन नहीं करता, ये आपको बता दूं। क्या बोला, पॉजिटिव सोडियम मैग्नीशियम से रिएक्शन नहीं करेगा, पॉजिटिव रिएक्शन नहीं करेगा, यानी सोडियम कैल्शियम से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि सोडियम का Na+ होता है, कैल्शियम का Ca+2 होगा। तो धन वाला रिएक्शन नहीं करेगा, ऋण वाला कर सकता है, धन और ऋण वाला कर सकता है रिएक्शन।
ध्यान रखेंगे। तो मैंने क्या क्या बताया, चलो ये हो गया। अब एक काम करते हैं, अब इसके इस आवश्यकताओं को हटा देते हैं। हमने रिएक्शन करने के लिए हमने ये थोड़ा सा क्या किया था, वर्क किया था। चलिए अब इसको संतुलित करना, अगला कदम है संतुलित करने का। तो संतुलित करने के लिए देखिए दोनों तरफ बराबर होना चाहिए परमाणु। सोडियम 1 है, सोडियम 1, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2। क्लोरीन को 2 करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, क्लोरीन को 2 करने के लिए आप करिए, क्लोरीन को Cl2 नहीं लिखेंगे या 2Cl या बीच में 2 नहीं लगाएंगे, पूरे अणु के पहले लगा दो। इससे क्या हुआ, 2 NaCl बना, यानी कि Cl2 हो गया, Na भी 2 हो गया। ओके, तो इस तरफ 2 करने के लिए भी इसको 2 करेंगे, हो गया 2 Na हो गया, 2 Na हो गया, 2 Cl हो गया, 2 Cl हो गया। इसी तरह से संतुलित की प्रक्रिया है। ऑक्सीजन 2 है इस तरफ 1 है, मैंने 2 कर दिया। अब देखो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन सोडियम 4 हो गया, मैंने 4 लिख दिया। इसमें देखें नाइट्रोजन कितना है, 2 है, जबकि यहां पर 1 है, मैंने 2 लिख दिया। नाइट्रोजन सोडियम हो गया 6, मैंने 6 लिख दिया। इसी तरह से काम करते जाना है। सल्फर यहां पर 8 है, जबकि यहां पर 1 है, मैंने 8 कर दिया। 8 दूनी 16 हो गया, मैंने 16 लिख दिया। फास्फोरस यहां पर 4 है, मैंने 4 कर दिया। अब देखो ये 4 3 12 हो गया, 12 हो गया। इसी तरह से संतुलित करने की प्रक्रियाएं होती हैं। जिस तरह से हमने अभी रिएक्शन पढ़ा, जिस तरह से हमने चीज़ों को पढ़ा है, उसी तरह से आप एक प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए मैंने बोला इस चैनल में मैं पूरे चैप्टर वाइज क्लासेस आपको रेगुलरली देते रहता हूँ, रात को 8 बजे देते रहता हूँ। किसी दिन किसी कारण से नहीं दे पाया हूँ, या किसी दिन नेट का प्रॉब्लम हो जाता है, या मौसम ख़राब होने के, क्योंकि बारिश के दिनों में ये प्रॉब्लम आती है लगभग। तो आपको मैं यही कहूँगा कि ये मत सोच करके भागिए क्लास से कि यार क्लास नहीं हुई है या विक्रम सर रेगुलर नहीं देते। मैं रेगुलर देने की रोज़ कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मिलता रहेगा। और एक बात, जो बच्चा मेरे साथ बेहतरीन कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने अभी स्मार्ट स्टडी लेके आए हैं। बेहतर क्लास है ये हमारा 2024 और 2025-26 का कोर्स है, और इसमें है, इसका नाम है स्टार बैच 2.0। 11th और 12th के लिए क्लास है, और हम देते हैं यहाँ पे लाइव क्लास, HD रिकॉर्डिंग। ये जो रिकॉर्डिंग होगी यानी लाइव क्लास होगी, उसकी HD में रिकॉर्डिंग होगी, और साथ में ऑल चैप्टर्स के पूरे वीडियोस मिलेंगे, ताकि आप आराम से किसी भी चैप्टर को पढ़ सकें। डाउट क्लियरिंग क्लासेस होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, और 0 लेवल से आपको एडवांस तक पढ़ाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं आपको, और साथ में क्लास नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, और PDF मिलेंगे। इन सब के PDFs आपको अवेलेबल होगा। तो अब देखेंगे रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, 1 शॉट क्लासेस मिलेंगी, और साथ में आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, जिससे क्या होगा, आपके एग्जाम की तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। बेटा ये मिलेगा आपको विक्रम हैप केमिस्ट्री, हमारा ऐप है, वहाँ से मिलेगा। नीचे आपको लिंक भी मिल जाएंगे, तो इस तरह का लोगो आपको मिलेगा। और भी देखिएगा, इसका अभी जो डिस्काउंट में मिल रहा है ये कोर्स आपको 899 में, दोनों 11th और 12th दोनों। अभी एडमिशन लीजिए, क्योंकि एडमिशन लिमिटेड सीट है। एक लगभग 100 बच्चों की सीट के साथ साथ ये एडवांस में, ये प्राइस में आपको ये कोर्स मिलने वाला है। और साथ में ये बता दूं, यानी पहले जो 100 बच्चे एडमिशन लेंगे, उन बच्चों को इस प्राइस में मिलेगा। ये इतना ही आपको, हमारे पास 100 सीट हैं इसके लिए। फिर उसके बाद की जो एडमिशन फीस जो होगी थोड़ी महंगी होगी, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर दिए गए हैं लिंक, जो है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिए हैं ऐप का लिंक, उसको ओपन करिए जा करके। पेड कोर्स है 11th और 12th का, नीट का और 0 लेवल केमिस्ट्री का। एडमिशन के लिए कॉल करें हमें 9644562030 पर, 9827497052 पर हमें कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने के लिए दोनों व्हाट्सअप नहीं लागू है, दोनों पर एक बार एक एक करके व्हाट्सअप करिएगा, क्योंकि कभी कभार एक आध व्हाट्सअप बीच बीच में बंद हो जाते हैं, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।